नमस्ते। सोचिए, जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो बनाने वालों ने सरकार के लिए 2 लिस्ट तैयार की। पहली लिस्ट थी क्या नहीं करना है, मतलब सरकार अपने नागरिकों से कौन से हक कभी नहीं छीन सकती, ये बने हमारे मौलिक अधिकार। लेकिन एक दूसरी लिस्ट भी थी जो शायद इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। वो थी क्या करना है, एक सपनों का भारत बनाने की टू डू लिस्ट। बिल्कुल, और यही टू डू लिस्ट है संविधान का भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या जिन्हें हम डीपीएसपी भी कहते हैं। हाँ, डीपीएसपी। ये वो सिद्धांत हैं जो भारत को एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाने का सपना देखते हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए नोट्स हैं। तो आज का हमारा मकसद साफ है जी। हम संविधान की इस अनोखी टू डू लिस्ट को समझेंगे। ये क्या है, ये क्यों जरूरी है, और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इतनी ही जरूरी है तो इसे कानूनी तौर पर लागू क्यों नहीं किया जा सकता। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। और ये पहेली शुरू होती है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और एक दिलचस्प बात, इन सिद्धांतों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। अच्छा। संविधान बनाने वालों का मानना था कि राजनीतिक आजादी मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम तब तक अधूरी है जब तक हर नागरिक को सामाजिक और आर्थिक न्याय ना मिले। ये सिद्धांत उसी न्याय का रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। नीति निर्देशक तत्व, इसका आसान भाषा में मतलब क्या है? क्या ये सरकार के लिए एक तरह की गाइड बुक है? आप इसे एक नैतिक दिशा सूचक यंत्र यानी अ मॉरल कॉम्पस कह सकते हैं। ये केंद्र और राज्य सरकारों को दिए गए वो निर्देश हैं कि भाई जब भी आप कोई कानून बनाएं या कोई नीति लागू करें तो इन सिद्धांतों को ध्यान में जरूर रखें। इनका लक्ष्य है एक ऐसा समाज बनाना जहां सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। ओके, यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हमारे नोट्स में एक शब्द बार बार आता है, गैर न्यायालय प्रवर्तनीय या नॉन जस्टिसेबल। हाँ, इसका मतलब है कि आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है। अगर कोई नियम है जिसे तोड़ने पर सजा नहीं हो सकती तो फिर उस नियम का मतलब ही क्या है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। और इसी वजह से संविधान सभा के एक सदस्य थे केटी शाह। उन्होंने इसकी एक बहुत दिलचस्प आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि डीएसपीएस उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। वाह, मतलब बैंक की मर्जी हो तो पैसे देगा, नहीं तो नहीं। बिल्कुल, यानी ये सरकार की मर्जी पर है कि वो इन वादों को कब और कैसे पूरा करे। ये तो बहुत ही सटीक बात कही उन्होंने। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे विचार हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। यहीं पर हमें इसकी गहराई समझनी होगी। भले ही इनके पीछे कानूनी शक्ति ना हो, पर इनके पीछे राजनीतिक और नैतिक शक्ति है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि ये देश के शासन के लिए मूलभूत हैं, मतलब फंडामेंटल हैं। इसे कैसे समझें? आप इसे ऐसे समझिए, सरकार को हर 5 साल में चुनाव में जनता के पास वापस जाना पड़ता है। हाँ। तब जनता पूछ सकती है कि आपने सबको काम देने या समान काम समान वेतन जैसे सिद्धांतों पर कितना काम किया। ये सरकार पर एक तरह से जनमत का दबाव बनाते हैं। ये संविधान की आत्मा है जो सरकार को हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि असली मंजिल क्या है। ठीक है, तो ये कानून नहीं बल्कि एक तरह का राष्ट्रीय संकल्प है, एक वादा। सही कहा। तो अब जरा देखते हैं कि इस वादे में, इस टू डू लिस्ट में लिखा क्या क्या है। नोट्स में इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। चलिए समाजवादी सिद्धांतों से शुरू करते हैं। समाजवादी सिद्धांत, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सामाजिक और आर्थिक समानता पर जोर देते हैं। मिसाल के तौर पर अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जहां आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता कम हो। मतलब इनइक्वालिटी कम हो। जी, और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि इसी सोच के आधार पर आगे चलकर योजना आयोग, जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते थे, वैसी संस्थाएं बनी। और अनुच्छेद 39 तो और भी मजबूत बात करता है। इसमें तो वो बात भी है जो आज भी इतनी बहस में रहती है, समान काम समान वेतन। हाँ, समान काम समान वेतन। बिल्कुल। अनुच्छेद 39 एक तरह का आर्थिक चार्टर है। ये कहता है कि देश के संसाधनों का मालिकाना हक और नियंत्रण इस तरह से बटा हो कि उससे समाज का भला हो, न कि कुछ चंद लोगों का। कि दौलत कुछ ही हाथों में न रह जाए। एकदम सही। ये धन को कुछ हाथों में जमा होने से रोकने की बात करता है। और हाँ, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम समान वेतन का सिद्धांत भी इसी का हिस्सा है। ये सोचना भी कमाल है कि 1950 में ही हमारे संविधान ने इतनी प्रगतिशील बात अपनी दिशा के तौर पर तय कर ली थी। इसी में बाद में एक और चीज जोड़ी गई थी, अनुच्छेद 39 क,
जो मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। हाँ, ये 42nd संशोधन से 1976 में जोड़ा गया। इसका मकसद था कि कोई भी नागरिक सिर्फ इसलिए न्याय से दूर न रह जाए क्योंकि उसके पास वकील करने के पैसे नहीं है। अच्छा, तो जो हम लोक अदालतें देखते हैं वो इसी की वजह से है? जी, आज हम जो लोक अदालतें या नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी देखते हैं, उनकी जड़ें इसी सिद्धांत में हैं। तो ये तो हुई आर्थिक और सामाजिक बराबरी की बात। अब उस हिस्से पर आते हैं जिस पर महात्मा गांधी की सोच का गहरा असर दिखता है। इसमें सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे प्रभावशाली है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतें। हाँ, ग्राम पंचायतों का गठन। गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, जहां हर गांव अपनी जरूरतें पूरी करने में आत्मनिर्भर हो। यह अनुच्छेद उसी सपने को साकार करने की नींव रखता है। और आज भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो तो पूरी तरह से लागू है। बिल्कुल, वो सीधे सीधे इसी डीपीएसपी को लागू करने का नतीजा है। मतलब ये सिर्फ एक विचार नहीं रहा बल्कि हकीकत में बदला। इसके अलावा और कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं? अनुच्छेद 43 है जो कुटीर उद्योगों यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात करता है ताकि गाँव में लोगों को रोजगार मिले। जैसे खादी। हाँ, खादी और ग्रामोद्योग का विकास इसी सोच का नतीजा है। फिर है अनुच्छेद 47 जो पोषण का स्तर सुधारने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की बात करता है। और इसी में नशीली दवाओं और शराब जैसी हानिकारक चीजों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश भी है। कई राज्यों में जो शराबबंदी के कानून हैं वो इसी अनुच्छेद से प्रेरणा लेते हैं। जी। समाजवादी और गांधीवादी सिद्धांतों के बाद अब उन विचारों की बात करते हैं जो एक आधुनिक उदारवादी सोच को दिखाते हैं। और इसमें अनुच्छेद 44 शायद सबसे ज्यादा चर्चित और विवादास्पद भी है। हाँ, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक ही कानून हो। ओके, ये संविधान बनाने वालों की एक इच्छा थी, एक लक्ष्य था जिस पर आज तक बहस जारी है। अगला है अनुच्छेद 45 जो बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है। इसमें तो एक बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ है ना? बिल्कुल, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक डीएसपीपी समय के साथ मौलिक अधिकार में बदल सकता है। कैसे? पहले अनुच्छेद 45 में 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था। सालों तक सरकारें इस पर काम करती रहीं और फिर 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए शिक्षा का अधिकार बना दिया गया। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत एक मौलिक अधिकारी बना दिया गया। और अनुच्छेद 45 का फोकस अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर कर दिया गया। ये दिखाता है कि डीएसपीपी एक तरह से भविष्य के अधिकारों का बीज होते हैं। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक और अनुच्छेद है जो किसी भी लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत जरूरी लगता है। अनुच्छेद 50। ये न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने की बात करता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब है कि न्याय देने वाली संस्था यानी कोर्ट और शासन चलाने वाली संस्था यानी सरकार, उनके काम में कोई दखलंदाजी ना हो। बिल्कुल, ताकि जज सरकारी दबाव के बिना निष्पक्ष होकर फैसले सुना सकें। ये उसी को सुनिश्चित करता है और हमारे देश में ये काफी हद तक लागू हो भी चुका है। और इस टू डू लिस्ट का आखिरी पॉइंट अनुच्छेद 51 ये बताता है कि भारत को दुनिया में कैसा देश बनना है। सही कहा, ये हमारी विदेश नीति का आधार है। क्या कहता है? हाँ, ये कहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, देशों के बीच अच्छे रिश्ते बनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करेगा और विवादों को बातचीत से सुलझाएगा। हाँ, कोशिश करेगा कि विवादों को जंग से नहीं बल्कि बातचीत और मध्यस्थता से सुलझाया जाए। भारत का संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ का सदस्य होना या पंचशील जैसे सिद्धांतों को अपनाना, ये सब इसी अनुच्छेद की भावना के अनुरूप है। तो अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये लिस्ट तो कमाल की है। इसमें गांव से लेकर दुनिया तक, गरीबों के न्याय से लेकर बच्चों की शिक्षा तक हर चीज का ध्यान रखा गया है। जी, लेकिन मैं फिर उसी सवाल पर आती हूँ जो हमने शुरू में उठाया था। मौलिक अधिकार और इन नीति निर्देशक तत्वों के बीच का रिश्ता क्या है? क्या एक दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प द्वंद्व रहा है। इसे समझने के लिए हमें इन दोनों के बीच के फर्क को साफ साफ देखना होगा, जैसा हमारे नोट्स में भी बताया गया है। ओके। देखिए, मौलिक अधिकार वो नियम है जो आपको तुरंत मिल गए। ये नकारात्मक प्रकृति के हैं। नकारात्मक मतलब ये सरकार पर रोक लगाते हैं। सरकार ये नहीं कर सकती, और अगर सरकार ये करती है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं।
ठीक है, तो मौलिक अधिकार एक तरह की गारंटी है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ डीएसपी वो वादे हैं जो भविष्य में पूरे करने हैं। ये सकारात्मक हैं। ये सरकार को कुछ करने का निर्देश देते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए। लेकिन इन्हें लागू करवाने कोर्ट नहीं जा सकते। सही। मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए हैं, डीएसपी पूरे समाज के लिए हैं। तो टकराव की स्थिति तब बनती होगी जब सरकार किसी डीएसपी को, मतलब किसी सामाजिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दे। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसी सवाल पर दशकों तक सुप्रीम कोर्ट में बहस चली। क्या समाज की भलाई के लिए एक व्यक्ति के अधिकार को कम किया जा सकता है? और कोर्ट का क्या कहना था? कई सालों तक कोर्ट का मानना था कि मौलिक अधिकार ही सर्वोपरि हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे सोच बदली। और यहीं पर मिनर्वा मिल्स केस का जिक्र आता है ना? हाँ, 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत और संतुलित बात कही। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि आप ये सवाल ही गलत पूछ रहे हैं कि कौन बड़ा है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक ही रथ के दो पहिए हैं। हाँ, एक ही रथ के दो पहिए। हाँ, एक के बिना दूसरा अधूरा है। संविधान का लक्ष्य है इन दोनों के बीच संतुलन बनाना, न कि किसी एक को दूसरे पर हावी करना। मतलब मौलिक अधिकार और डीएसपी एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर्स हैं। बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि डीएसपी वो मंजिल है जहां हमें पहुंचना है, एक न्यायपूर्ण और कल्याणकारी भारत। और मौलिक अधिकार? और मौलिक अधिकार वो सड़क के नियम हैं जिनका पालन करते हुए हमें उस मंजिल तक पहुंचना है। आप मंजिल तक पहुंचने के लिए ट्रैफिक के सारे नियम नहीं तोड़ सकते। और सिर्फ नियमों का पालन करते हुए एक ही जगह खड़े भी नहीं रह सकते। सही बात है। रथ को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पहियों का साथ चलना जरूरी है। तो आज हमने संविधान की उस टू डू लिस्ट को समझा जो कानूनी किताबों से ज्यादा भारत के सपनों की किताब लगती है। ये वो सिद्धांत हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि आजादी का असल मतलब क्या था। हमने देखा कि ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं है। ग्राम पंचायतों से लेकर मुफ्त कानूनी सहायता और शिक्षा के अधिकार तक कई डीएसपीज आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। ये दिखाते हैं कि एक नैतिक दिशा सूचक यंत्र की भी अपनी ताकत होती है। हमने समान काम समान वेतन जैसे क्रांतिकारी विचार, समान नागरिक संहिता जैसे मुश्किल लेकिन जरूरी लक्ष्य और अंतर्राष्ट्रीय शांति जैसे ऊंचे आदर्शों को जाना। और सबसे जरूरी, हमने मौलिक अधिकारों और डीएसपी के बीच के उस संतुलन को समझा जो हमारे लोकतंत्र को मजबूती देता है। और जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। संविधान बनाते समय ये तर्क दिया गया था कि सरकार के पास इन सभी सिद्धांतों को तुरंत लागू करने के लिए संसाधन नहीं है, इसलिए इन्हें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया गया। जी। आज आजादी के 75 से ज्यादा साल बाद भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति है। तो क्या अब समय आ गया है कि इस लिस्ट में से कुछ और वादों को, जैसे काम का अधिकार अनुच्छेद 41 या शायद समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 को एक डीएसपी से उठाकर मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए? और अगर ऐसा होता है तो एक समाज के तौर पर हमारे लिए इसके क्या मायने होंगे?